ऑन है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए बेटा, ये आपके लिए थोड़ा सा कल परसों एक नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी ही, उसका थोड़ा सा मैंने जो है लगाया था यहाँ पर ही। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ, इसके पद जो है जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं। जिनका ग्रेजुएशन है ना, लगभग 100+ पद आएंगे ये समीक्षा अधिकारी के, सचिवालय के अंदर जो पद रहते हैं ये। और इसका लगभग 2-4 दिन में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैंने इसको लगाया था, है ना। इसमें जो है 150 नंबर का प्रीलिम्स होता है, जिसमें 50 नंबर का रीजनिंग होता है और 100 नंबर का उत्तराखंड और जीएस होता है। और यदि किसी को प्री निकालना होता है तो 115 पे कटअप जाता है 150 में से। जनरल कैटेगरी का ST SC 105 107 पे जाता है, इससे नीचे नहीं आता है कटअप। और फिर मेंस इसका रिटर्न टाइप का होता है, मतलब जो जीएस का पेपर वो ऑब्जेक्टिव है, और शाम को आपको ऐसे वगैरह लिखना होता है इसमें लेटर, है ना। और जो ऐसे लिखना होता है वो पहले ही 6 महीने पहले दिए रहते हैं 8 ऐसे, वो आपको 6 महीने पहले से ही तैयार करके रखने, उन्हीं में से एक आपको लिखना होता है। सबसे अच्छी बात इसकी है, मतलब कोई भी अगर वो ऐसे पूछता है तो ये आपको 8 महीने पहले आ जाता है। फिर आप 8 ऐसे देगा, उसमें से एक आप कितना अच्छा लिख सकते हो पहले ही आपके पास होता है ना। और फिर इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आप नौकरी पर जाते हैं, ठीक है। तो लंबी प्रक्रिया है, कंप्यूटर एफिशिएंसी होता है, पर मजेदार नौकरी है। सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, जिंदगी भर देहरादून में सचिवालय का नौकरी है। और फिर उसके आगे की मैं बात कह नहीं सकता कि क्या है ना। तो एक बेहतरीन पद है बेटा लोक सेवा आयोग का, जो लगभग जल्दी ही 100 120 130 पे आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास बेटा जो पहला टॉपिक चलता है उत्तराखंड का इतिहास, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो, क्योंकि भूल गए आज, है ना, कि चल क्या रहा, ऐसा तो नहीं है ना। चलो फिलहाल हम जो पढ़ रहे थे बेटा, वो उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश के बारे में बात कर रहे थे। किस राजवंश की बात कर रहे थे? कत्यूरी राजवंश की बात कर रहे थे, है ना। और कत्यूरी राजवंश में पहले हमने बेटा निपटा दिया था इसके जो प्रथम चरण था, जिसमें 18 राजाओं ने शासन किया था, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बड़ा डाउट है, जहां भी आप पढ़ो अलग अलग है चीजें। तो इसके प्रथम चरण को हमने निपटा दिया था, इसके 18 राजाओं को पढ़ लिया था, इसके 3 परिवार पढ़ लिए थे, खरपर देव का, निम्बर देव का और सलोणादित्य का। और बाद के राजा बेटा, चाहे वो आपको आसंती देव लिख रहा है, चाहे आपको जो है प्रीतम देव लिख रहा है, धाम देव लिख रहा है, दुला शाह लिख रहा है, या बीरम देव लिख रहा है, पढ़ लिया था हमने बहुत अच्छे से, है ना। उसके बाद बेटा हमने देख लिया था कि सर अब जो है जब हम लगभग 1300 1350 ईस्वी के आसपास चलते हैं, तो इनकी जो है शाखाएं अब कहाँ, बैजनाथ में चली जाती है। और बैजनाथ के बाद बेटा 7 से 8 भागों में ये कुमाऊं में शासन करते हुए दिखते हैं, मैंने आपको बोला भी था, है ना। तो फिर हम पढ़ रहे थे कि ये कुमाऊं की जो 7 शाखाएं थी बेटा, इसमें डोटी क्या था, सीरा क्या था, अस्कोट क्या था, सोर क्या था, बारामंडल क्या था, पाली पचाऊ क्या था, और काली कुमाऊं की शाखा क्या थी। इसके साथ साथ एक दो हमने और भी लिखा था। डन था कि नहीं था? फिलहाल बेटे हमने इसमें डोटी की बात कर ली थी, डोटी के बारे में पढ़ लिया था, और सीरा के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जितना मुझे मिला मैंने आपको करवा दिया था कि क्या क्या चीजें थी। डन है। तो इसके बाद आज के लिए हमारा जो टॉपिक होगा बेटा, वो है कत्यूरियों की अस्कोट शाखा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा। अब इनके बारे में बहुत जानकारियां नहीं, हर कोई जो है अलग अलग लिख रहा है, और बेटा आप मेनली लिख के चलेंगे। एक तो कहाँ शासन करते थे, पिथौरागढ़ में क्या नाम लिखते थे राजा अपने साथ, तो मेन बातें ही आपको पढ़ना है ना, कि वो नाम के पीछे रजवार राजा लगाते थे, या बम राजा लगाते थे, या मल या रेका लिखते थे, वो सभी बातें आती। तो अगला हेडिंग डालेंगे बेटे आज के लिए, ये है हमारा अस्कोट शाखा, कत्यूरियों की अस्कोट शाखा। डन है। सबसे पहले हमको वही करना है कि सर इस शाखा की जब भी बात करेंगे तो हम उत्तराखंड का एक मैप बना लेंगे, और समझेंगे बेटा कि कहाँ के आसपास होती थी। तो फर्स्ट मैप में बना के, और ये पिथौरागढ़ का अस्कोट वाला एरिया ड्रॉ कर देना बेटा, अस्कोट का जो क्षेत्र। तो जब भी आपको स्थिति पूछेगा तो आपको सब बच्चों को लगाना है कि सर ये शाखा का जो स्थिति था बेटा, वो अस्कोट पिथौरागढ़ था। अस्कोट की यदि बात करेंगे आप तो बेटा ये वाला काली नदी वाला एरिया लगा लीजिए आप, और पश्चिम में इसके
गौरी गंगा तक वाला जो एरिया है इसके बीच में आप लगा लेना। ये जगह पर हमें क्या मिलते हैं, अस्कोट के रजवार कत्यूरी राजा मिलेंगे बेटा, यहाँ है कि नहीं है। अब अस्कोट के बारे में दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी बेटा, वो ये है कि इसी अस्कोट क्षेत्र में 1986 में हमने कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बेटा क्या बनाया था, अस्कोट वन्य जीव विहार यहीं पर है। पहली बात ये है। दूसरा हमको पढ़ना है कि सर उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा जो है बेटा लगभग 1120 किलोमीटर की, ये इसी अस्कोट से शुरू होती है पिथौरागढ़ से और देहरादून के आराकोट तक जाती है। अस्कोट आराकोट यात्रा पहाड़ संस्था के द्वारा होती बेटा, ये यात्रा है ना। 1974 में पहली बार हुई थी, लास्ट जो यात्रा हुई वो 2024 में हुई। कौन सी संस्था चलाती, तो पहाड़ संस्था के द्वारा की जाती है। पहाड़ संस्था किसकी है बेटे, तो शेखर जोशी की है ना, नैनीताल में, जिसका जो हेड ऑफिस आपने पढ़ा था। तो इसी क्षेत्र में एक तो अस्कोट आपका कस्तूरी मृग को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव विहार 1986 में बनाया गया, और इसी अस्कोट से बेटा अस्कोट आराकोट उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा जो कि 1120 किलोमीटर के आसपास चलती है, वो भी यहीं से शुरू होती है, लिख लेना आप, है ना। और इसी क्षेत्र में कत्यूरियों का एक बेटा राजवंश शासन करता था, जिसका नाम, ये कत्यूरियों की एक शाखा थी जिसका नाम क्या था, अस्कोट शाखा के राजा यहाँ शासन किया करते थे। आराम से चीजों को एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे हम। ये बीच वाला पंखा क्यों बंद है, जुकाम हो रहा किसी को, बीच चल नहीं रहा, क्या हो गया। समस्या बना लिया, इतना जल्दी करना बेटा दोनों चीजें, और इसके बीच में ही कत्यूरियों की अस्कोट शाखा, आज इनको निपटा भी देते हैं, और हम जो है अटैक भाई आक्रमण पढ़ के बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। स्थिति आप लिखना, अस्कोट क्षेत्र, अस्कोट कहाँ है बेटा, पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में काली नदी से लेकर गौरी गंगा या धौली गंगा के बीच वाला जो एरिया है वो अस्कोट है बेटा, जहाँ कस्तूरी मृग आपका मिलता है। और 1986 में यहीं पर कस्तूरी मृग को बचाने के लिए हमने जो है कस्तूरी मृग जो आपका अस्कोट कस्तूरी मृग या अस्कोट वन्य जीव विहार है वो बनाया है। और आराकोट अस्कोट यात्रा भी यहीं से शुरू होती बेटा, जो कि 1120 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं, हर 10 साल में चलती है। 1974 में पहली बार हुई, और लास्ट जो हुई बेटा वो कब हुई, 2024 में। और पहाड़ संस्था है शेखर जोशी की, जो इसको चलाती है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, ये हर 10 सालों में। चलो मैं थोड़ा सा आगे, अब इस अस्कोट में बेटे अगला पूछेगा कि यहाँ जो है वो इस शाखा का संस्थापक कौन था, तो अगला लिखना बेटा संस्थापक कत्यूरियों की अस्कोट शाखा का। हालांकि बड़े डाउट है इनमें बेटे, मैंने पहले ही आपको बोला है, संस्थापक कत्यूरियों की अस्कोट शाखा का संस्थापक लिखना। इसमें बेटा लिखना कि 1274 ईस्वी में त्रिलोकपाल के पुत्र 1274 में त्रिलोकपाल के पुत्र त्रिलोकपाल के पुत्र अभयपाल ने यहाँ पर अभयपाल ने यहाँ कत्यूरी शाखा की स्थापना करी। अस्कोट में बेटा कत्यूरी शाखा की स्थापना की, ये लिख लेना। और कौन था, अभयपाल नाम का राजा दिया रहता है, तो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है,
अगला प्रश्न आता है कि यहाँ जो भी राजा मिले बेटा, इन राजाओं की क्या उपाधि रही है। अगला लिख लेना कि अस्कोट में जो राजा रहे उन राजाओं की उपाधि क्या थी। और इनकी जो उपाधि थी बेटे ये थी आपकी रजवार राजा। सेकंड अब जब पढ़ते हैं बेटा तो इन्हीं की उपाधि मिलती हमें पाल राजा। और ये पाल वाला ही ग्रुप सी ने पूछा था, तो दोनों को लिख देना बेटा कि ये अपने नाम के पीछे रजवार भी लगाते थे, है ना, और अपने नाम के पीछे पाल वंश की शाखा ये ग्रुप सी में आई, तो वो लिख लेना आप। ठीक है, कि दोनों ही उपाधियां बेटा यहाँ के जो राजा थे वो अपने नाम के पीछे लगाते थे। या तो आप लिखो इनको रजवार राजा, या लिखिए बेटा आप इनको क्या, पाल राजा। दोनों ही उपाधियां आपको मिलेगी इनके बारे में। डन है कि नहीं। अब अस्कोट से कुछ वंशावलियां हमको मिली है, जब हम यहाँ देखते हैं तो कुछ अलग अलग राजाओं के नाम मिलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा कि अस्कोट राजवंशावली के अनुसार यहाँ पर शासन करने वाले प्रमुख शासक। नेक्स्ट लिखना अस्कोट राजवंशावली के अनुसार यहाँ शासन करने वाले प्रमुख शासक। ठीक है, नाग जो राजवंशावली मिली बेटा, या यहाँ कुछ जो है अभिलेख शिलालेख मिले, उनसे जो है अलग अलग प्रकार के राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लेना, फिर मैं इनको लिखवाता हूँ, नोट करके लिख लेना। नागमल के आकू शिलालेख के अनुसार, नागमल डोटी में था बेटा, है ना, वही वाले की बात कर रहा है। नागमल के आकू शिलालेख के अनुसार, ये नोट में लिख लेना आपके अनुसार, अस्कोट राज्य का संस्थापक अस्कोट राज्य का बेटे संस्थापक नागमल था, या कहीं पर नागीमल भी लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, नागमल था, ये थोड़ी अलग ही बात करता है कि अस्कोट को बसाने वाला नागमल था, ये लिखा है इसमें। हो गया। अगला लिखना बेटा रजवार शासक भारती मल के, ये पहला पॉइंट है। दूसरा लिखना रजवार शासक भारती पाल के। अब देखो इसके नाम के पीछे फिर पाल लगा दिया बेटा इन्होंने, तो मैंने इसीलिए लिखवा भारती पाल के धुन सेरा ताम्रपत्र अभिलेख, अंडरलाइन भी कर लेना बेटे इसको, मैं अभी क्लियर करा दूंगा, आप लिख लो पहले। धुन सेरा ताम्रपत्र अभिलेख से, धुन सेरा ताम्रपत्र अभिलेख से, धुन सेरा बेटे ताम्रपत्र अभिलेख से, लिख दिया ना इतना। अस्कोट में रजवार राजाओं के शासन की जानकारी मिलती है। अभिलेख से अस्कोट में रजवार शासकों के शासन की जानकारी मिलती है। शासन की जानकारी मिलती है। हो गया, हो गया बेटे। लास्ट लाइन में लिख देना कि 1624 में या 1624 ईस्वी के आसपास अस्कोट राज्यों को 1624 ईस्वी के आसपास
अस्कोट राज्य को अस्कोट राज्य को चंद राजाओं के द्वारा, चंद राजवंश के जो राजा है बेटा के द्वारा जीता गया। ठीक है, ये तीन अलग अलग बातें आप लिख लीजिएगा यहां पर। हो गया ये भी। तीन बार यहाँ दोबारा देख लो बेटा, कितना कैसे आसान बनाना है इसको, रोज नहीं उलझे रहना। हाँ, कोई चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती बेटा जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जरूर एड ऑन करते जाना है। सबसे बड़ी बात होती है जब आप कोचिंग कर रहे होते हैं तो एक सीक्वेंस आपको आना चाहिए कि कैसे पढ़ना है किसी भी राजवंश में, है ना। इतना आसान नहीं बेटा डायरेक्ट किताब से समझना। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हम कोई भी शाखा लिखे, कोई भी राजवंश लिखे, हम क्या करते हैं, लोकेशन समझ लेते हैं बेटा फर्स्ट टाइम। कि अगर अस्कोट थे, कत्यूरी शाखा थी, हम पहले बेटा ये जान चुके हैं कि 7 से 8 शाखाएं इनकी बनी जब ये कुमाऊं में गए बैजनाथ के बाद। और वो मैंने क्लियर करा दिया था कि जब जो है वहां पर कौन आया बेटा, आसंती देव को बोलते हैं या नरसिंह देव को बोलते हैं बेटा। कहीं पर वो बोलता है कि नरसिंह देव एक साधु है, गोरखनाथ पंथ का आदमी, उसने आसंती देव को बोला कि वो अलग है ना। उसके बाद अलग अलग बंटे, तो जो भी था, क्योंकि बहुत बड़ी खिचड़ी यहाँ पकी हुई, आपको परेशान नहीं होना। हमने उसने जो भी बोला 6-7 शाखाएं थी, हम एक एक को बेटा सेपरेट पढ़ रहे हैं। पहले में हमने बात कर लिया डोटी का, जितने मुझे सोर्स मिले मैंने लिखवा दिया। यदि बेटा आप कभी पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, कहीं भी कुछ एडिशनल आपको मिलता है कि ये नहीं हुआ, हमारा सर ने छोड़ दिया, आप क्या करें, उसको एड ऑन करते जाएं, ये ध्यान रखें, है ना। फिर हमने दूसरी पढ़ी सीरा। सीरा में मैंने ठीक प्रयास किया कि कोशिश करूंगा क्वेश्चन हो जाए बेटा। सीरा कहाँ थे, चित्तौड़गढ़ के अंदर थी। फिर हमने सबसे पहले सीरा के बारे में स्थिति ही पढ़ा, वही आयोग ने पूछा था, सबसे पूर्वी शाखा बेटा सीरा। अगर टोटल पूछेगा तो कौन है, डोटी। उत्तराखंड में बोलेगा बेटा तो कौन था, सीरा, जो कि ग्रुप सी ने पूछा हुआ है। फिर मैंने बोला कि उसके बाद जो तीसरी शाखा है बेटे, ये कौन सी है, अस्कोट। लोकेशन हमने समझ लिया कहाँ है अस्कोट। अस्कोट के बारे में 2-3 चीजें बेटा छोटी मोटी जो हमको पता थी, हमने लिख दिया कि यहीं पर अस्कोट वन्य जीव विहार है, जो बेटा कस्तूरी मृग के लिए संरक्षित किया गया 1986 में, है ना। यहीं से अस्कोट और आराकोट देहरादून तक पैदल यात्रा चलती है, 1120 किलोमीटर। विश्व की उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा, पर धार्मिक नहीं बेटा। इसके तहत हम पर्यावरण संरक्षण का मैसेज देते हैं, सामाजिक सुधार का मैसेज देते हैं, संस्कृति का मैसेज देते हैं, गांव-गांव जाते हैं सभी लोग जो हमारे बेटा जो क्या है, समाज सुधारक है, पर्यावरणविद है। जैसे अभी अनिल प्रकाश जोशी मुख्य नाम है बेटा, हैस्को जिन्होंने बनाया, तो ये लोग अस्कोट से चलते हैं और आराकोट तक हर 10 साल के बाद, और लोगों को एक मैसेज डिलीवर्ड करते हैं बेटा। चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, समझ रहे हो मेरी बात को, पलायन को रोकने से संबंधित हो, अपने कल्चर को बचाने से संबंधित हो, अपनी भाषाओं को कंजर्व करना हो, ये सब मैसेज इसके थ्रू जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो इसमें धर्म नहीं है, धार्मिक तो बेटा वो नंदा राज जाती है जो 280 चलती है ना। लेकिन अगर यात्रा पूछिए तो आराकोट अस्कोट लगाना है, क्योंकि उससे कई गुना लंबी है, डरने की नहीं है, वो भी यहीं से। फिर हम इधर आए बेटा, तो हमने पढ़ा कि सर तीसरी शाखा है अस्कोट शाखा, इसका संस्थापक कई जगह बोला है त्रिलोकपाल का बेटा। मैंने बोला बेटा इसमें बड़ी खिचड़ी है, जब आप पढ़े अभयपाल है, और कत्यूरी शाखा की स्थापना करी। राजाओं की उपाधि रजवार राजा है, पाल राजा, दोनों ही नाम बेटा अपने नाम के पीछे लिखते हैं। फिर हमने बात किया, ये 2 बातें मैंने लिखी कि इसमें एक वंशावली दी बेटा, उसमें 2 अलग अलग राजाओं के नाम है, वो मैं लिखवा दूंगा कि अस्कोट वंशावली के पहले वंशावली में कौन है और दूसरी वंशावली में कौन है। और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से भी, है ना। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं जो ऊपर हेडिंग डाला था बेटा कि अस्कोट की जो राजवंशावली वो क्या है। मैं अगली स्लाइड पे चलूं, हो गया ना यहाँ तक का। कतई परेशान नहीं होना बेटा, इतना डीप वो जाएगा नहीं, ना कोई कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपसे पूछे, आप तो अपना बेस लेकर चलना। अब हमने हेडिंग डाला था कि जो अस्कोट के राजाओं की वंशावली है बेटा, जो वहां जिन्होंने भी शासन किया उन्होंने खुद अपने वंश के बारे में लिख रखा, तो वही लिखना है कि जो अस्कोट राजवंशावली है, अस्कोट राजवंशावली, ठीक है, बस ऐसे लिखना, बाकी ऊपर आपने हेडिंग लिख रखा। हो गया ना। अब ये जो पहली वाली वंशावली बेटा, फर्स्ट वंशावली है, 2 वंशावलियां यहां से मिली है, दोनों को आप लिख लेना। और फिर एरो करके ये सेकंड वंशावली है जो यहां से मिली, और इनमें किन किन राजाओं के नाम आते हैं वो देख लेना। आपने देखा सभी शाखाओं में बड़ा ही बेटा डाउट है यहाँ पर, तो लिख लेना। इस वंशावली में बेटा पहला जो राजा इन्होंने दिया है ना, ये शालिवाहन दिया।
जबकि वहां हमने क्या पढ़ा है, अभयपाल के बारे में बात किया है ना। शालिवाहन के बाद इन्होंने दिया बेटा कि निलयपाल नाम का राजा यहाँ पर रहे। देखो पाल उपाधि है ना, तो निलयपाल को कई सारे लोग यहाँ का राजा मानते हैं। दूसरा कौन आया, निलयपाल आया, कहाँ पर, अस्कोट में। ओके है। तीसरा जो राजा आया बच्चे, ये आया विनयपाल। तीसरा कौन आया, विनयपाल। हो गया। इसके बाद कहते हैं कि जो चौथा आया वो धर्मपाल है। ठीक है। धर्मपाल के बाद जो फिर आया वो भोजराज है। जरूरत नहीं बेटा इनको रट्टा मारने की, बस आप पहले राजा को याद कर लेना। जो आया वो भोजराज है। भोजराज के बाद जो आया बेटे वो जयसिंह है। और फिर ये चलती रही चलती रही चलती रही और बीरमदेव तक आ गए बेटा। ये इसमें वो सब एड ऑन कर रखे उसमें, ये लिखा हुआ है पहली वाली में, है कि नहीं। सेकंड वंशावली में जो है बेटा, इसमें बोला गया है कि इसमें आसंती देव पहला राजा था। अब देखो कितना कंफ्यूजन है, यही आसंती देव वहीं बैजनाथ में भी आया है ना, तो आप लिख लेना। हालांकि ज्यादातर विद्वान ये मानते बेटा, सर्वाधिक मान्य पक्ष ये है। तो मैं पढ़ाने से पहले ही आपको बोला हूं कि यहाँ बिल्कुल भी बेटा क्लियर नहीं कोई चीज। बाय द वे कभी पूछ लिया तो फिर ध्यान देना कि यहाँ आसंती देव पहले आया, एक के अनुसार शालिवाहन पहले आया, एक के अकॉर्डिंग अभयपाल यहाँ का राजा था। तीनों को याद रख लेना इस वे में, समझ गए। अभय असंती देव के बाद जो आया वो बासंती देव, वो वही वाली शाखा बेटा, याद है ना आपको। आसंती देव, बासंती देव, झालाराय है ना, जिसका बेटा गोलू है ना। इसके बाद बोलते हैं कि अब तीसरा जो राजा आया वो यहीं पर कटारमल था, जिसने कटारमल का सूर्य मंदिर बनाया बेटा। और ये प्रश्न आपको रोज याद रखना है कि कटारमल जो था वो कैसा राजा है, कत्यूरी। इसमें बेटा कोई डाउट नहीं है, डरने की नहीं है। और कटारमल कत्यूरी राजा था, जिसने बेटा क्या बनाया था, कौन सा मंदिर बना रखा, अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर, वो इसी राजा ने बना रखा बेटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो नए बच्चे ध्यान रखना बेटा। ये पूछ लेता है कि कटारमल किस वंश का था, तो कत्यूरी वंश का था, है ना। और इसने क्या किया था, अल्मोड़ा में बेटा किस नदी के किनारे है कटारमल का सूर्य मंदिर, तो शायद कोसी नदी ही लिखता है बेटा। कोसी नदी के आसपास वाला एरिया है ना। और यहाँ पर एक गांव है बेटा, कौन सा गांव है, अधेली सुनार गांव। कौन सा गांव था, अधेली सुनार गांव में अल्मोड़ा में बना हुआ। लिख लेना बच्चे जो नए बच्चे हैं, अधेली सुनार गांव में कोसी नदी के किनारे अल्मोड़ा में कौन सा सूर्य मंदिर बना हुआ है, कटारमल का सूर्य मंदिर, जिसके दो उपनाम है बेटा। पहला है बड़ादित्य का सूर्य मंदिर है ना, और दूसरा है बेटा बूटधारी सूर्य मंदिर, इसी के नाम है ना। सेकंड जो नाम है वो है बूटधारी सूर्य मंदिर। बाकी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी बेटा इसके बारे में, है ना। तो मेन चीजें लिख देना ये कि ये जो तीसरा राजा बोला गया अस्कोट का राजा कटारमल, इसी ने तो बेटा कोसी नदी के किनारे अधेली सुनार गांव में क्या बनाया था, कटारमल का सूर्य मंदिर। अपने नाम पे ही बेटा कटारमल रखा उसने, है ना। बड़ादित्य बोलने के पीछे मैंने बोला था कि बड़ वृक्ष की लकड़ी से इसकी मूर्ति बनी है, और मूर्ति किसकी, आदित्य, किसका पर्यायवाची, सूर्य का। तो बड़ और आदित्य मिलके बड़ादित्य बनता है ना। लकड़ी से बनी भगवान सूर्य की मूर्ति किस पेड़ से, बड़ के पेड़ से, तभी बड़ादित्य को। बूटधारी ये बेटा कि आप इस लकड़ी की मूर्ति को देखेंगे तो यहाँ तक वो बूट नहीं होते, वो पहने हुए दिखाया गया, उसको पूरी तरह बना के, है ना। तो कहते हैं इतना लिख लीजिए। तो तीसरा राजा बेटा कौन था, इसमें कटारमल बोला गया है ना। चौथा जो इन्होंने लिखा है वो है सीमल। मैंने बोला है कि आप अगर बुक्स में बेटा इसको देखेंगे ना, आप खुद परेशान हो जाएंगे, लिखना क्या चाह रहा है पता ही नहीं चलता। सारे राजा सभी शाखाओं में देखते, इसलिए मेन चीजें लेके आगे बढ़ गए। सीमल के बाद जो आया बेटा वो फणिमल। अब देखो ये सब नए नाम यहाँ लिख रहा है। सीमल के बाद कौन आया, फणिमल लिखा जाता है।
पणिमल के बाद जो आया वो है गौरांग देव। इसके बाद जो आया वो नाम क्या है, गौरांग देव नाम का राजा है। फिर जो आया बेटा प्रीतम देव, धामदेव और ब्रह्मदेव लिखता है। ये दूसरी शाखा में ये लिखा जाता है वंशावली में बेटा अस्कोट की। ठीक है, तो लगभग लगभग अस्कोट भी हमारा क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला लिखेंगे पाली पछाऊ की शाखा। अगला लिखेंगे हम पाली पछाऊ की शाखा। चले आगे। प्रीतम देव है, ब्रह्मदेव बेटा यहाँ भी आ जाएगा, प्रीतम देव, धामदेव और ब्रह्मदेव। ठीक है, इनमें बहुत परेशान नहीं होना, मैंने पहले भी बोला है कि ये डाउट करेंगे ही करेंगे आपको, क्योंकि हर किताब में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अगली शाखा है पाली पछाऊ की शाखा। मैं आगे बढ़ू यहां से। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कत्यूरियों की चौथी शाखा पढ़ रहे हैं शायद हम लोग, और ये हो जाएगा पाली पछाऊ की शाखा। बोलो हो गया ना बेटे। जब भी शाखा की बात करेगा, मैंने हमेशा आपको बोला है कि मेन चीज है बेटा कि आपको उसका बेस पता हो कि ये शासन कहाँ करते थे, है ना। अब जब हम इसको मैपिंग में देखेंगे तो अब जो है, अब हम पिथौरागढ़ से थोड़ा सा हट जाएंगे और अब हम आ जाएंगे अल्मोड़ा के क्षेत्रों के आसपास, द्वारहाट वाला जो एरिया। ठीक है, अल्मोड़ा में द्वारहाट का जो, द्वारहाट जिसको आप मंदिरों की नगरी बोलते हैं बेटा, और द्वारहाट का क्षेत्र होगा तो यहाँ दो फेमस रिवर बेटा फ्लो करते हैं। एक आपकी कोसी है और दूसरी आपकी पश्चिमी रामगंगा। हालांकि दोनों अलग अलग बहती बेटा, आपस में मत मिला देना, है ना। दोनों गंगा में जाती पर अलग अलग जाती। तो ये वाली रिवर कौन सी है, कोसी। और बेटे जो नीचे आ रही है ये कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा। मत लिखो, दो दो रामगंगाएं उत्तराखंड में, पश्चिमी रामगंगा लिखना, है ना। और इन दोनों नदियों के बीच में द्वारहाट के आसपास के एरिया में एक और शाखा मिलती, क्योंकि ये बेटा लोकेशन ही पूछता है मैक्सिमम, समझ गए। अगर लोकेशन आपका डन है तो इससे बाहर बहुत कम जाएगा, क्योंकि डाउट बहुत ज्यादा है इनमें। तो इसके बीच में ये वाला जो राज्य है ना, ये मिलाना मत बेटा, दोनों नदियों के कभी नहीं आपस में मिलती है, दोनों ही गंगा में जाती है। तो ये जो है इसी को बोला गया है कत्यूरियों का पाली पछाऊ का राज्य। तो हर बच्चे को बेटा ये ध्यान रखना है कि संभवतः अल्मोड़ा या बागेश्वर वाला जो क्षेत्र है उसी के बीच में कहीं पाली पछाऊ के राजा शासन करते थे। ठीक है, लोकेशन को बहुत बढ़िया से बनाइए ताकि हर समय आप याद कर पाए कि कहाँ ये शाखा रहती थी कत्यूरियों की। हो गया। अब पाली पछाऊ में जब हम जाते हैं बेटा तो इसके बारे में जो जानकारी है ना, ये बोला जाता है कि यहाँ तीन तीन जानकारियां हैं यहाँ। पहला, जो बेटा पाली पछाऊ के राजाओं की वंशावली है ना। तो पहला जब हम बात करेंगे पाली पछाऊ से मिलने वाली राजवंशावली, इसके अकॉर्डिंग बेटा इस पाली पछाऊ में किन किन राजाओं ने शासन किया है, पहला हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ या इस क्षेत्र में या कुमाऊं में मिलने वाले बेटा जागरों से और लोक गाथाओं से। जागरों, लोक गाथाओं
तथा भड़ों या पवाड़ों से, भड़ों या पवाड़े, भड़ों मतलब ऐतिहासिक वीरों की गाथाएं होती बेटा, है ना। जैसे आप अभी सुनते हैं कि वीर केसरी चंद ये थे वो थे, तो आप भी थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई वाह क्या शानदार योद्धा है। महाराणा प्रताप के बारे में बात करें, ऐसे ही हमको बचपन में हमारे नाना सुनाते थे कि भाई तुम भी छोटे मोटे आदमी नहीं है ना, तुम्हारे दादा वो थे जिसने अजगर का मुंह चीर दिया था दोनों तरफ। तो हम भी स्कूल भी तैड़ में जाते कि भाई टक्कर मत लेना, है ना, नहीं तो, है ना। तो वो ऐतिहासिक गाथाएं जो हमें सुनाई जाती वो बड़ो या बेटा पवाड़े बोलते हैं, डायरेक्ट बोले भी जाते हैं। पकोड़े मत लिखना कभी, सोचो वर्षा वाला मौसम है, चाय पकोड़े वाली बात कर, खूब 15 अगस्त में खा रखे इस बार तो, है ना, अभी तक भी पचा नहीं होगा वो। क्यों, खूब मजे करे सबने, बहुत बढ़िया रहा। संजना ने मिस किया, बाकी सब थे। बहुत ही बेहतरीन वो प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा सभी का परफॉर्मेंस था, मजा आ गया उस दिन, है ना। अब हम 26 जनवरी को फिर अपना संविधान लागू करेंगे ना। चलो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर बेटा दूसरी जानकारी किससे, कुमाऊं के जागरों से, लोक गाथाओं से। भड़े और पवाड़े बेटा लिख देना जो नए बच्चे हैं, कि ऐतिहासिक वीरों की गाथाओं को बोला जाता है उत्तराखंड। गढ़वाल में भड़े हैं, कुमाऊं में आपके पवाड़े बोले जाते है ना, जब हम किसी वीर की गाथा सुनाते, जैसे जिया रानी के बारे में सुना दिया। अच्छा, राजूला मालूशाही आएगा क्या इसमें? वो प्रेम गाथाएं रे बच्चे, उन्होंने कोई वीरता थोड़ी ना करी, वो तो बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन वाले गाने हैं ना, तो वो भड़ो पवाड़े नहीं होते, कभी उनको भी जोड़ दो। वो क्या है, प्रेम गाथाएं, है कि नहीं? ठीक है, और आपसे बढ़िया कौन जानता है उनको, है ना। अगला है बेटा तीसरी जानकारी, पाली पछाऊ के अभिलेखों से लिख देना। 3 भागों में बांट देंगे, पाली पछाऊ के अभिलेख। बस ये 3 टाइप से पूछेगा आपसे कि भाई अभिलेख के अनुसार बेटा पहला राजा कौन है, जागरों के अनुसार पाली पछाऊ शाखा का पहला राजा कौन है, डन है बेटे, और जो वंशावली यहाँ से राजाओं की मिली उसके अकॉर्डिंग पहला राजा कौन है। 3 बातें पूछेगा। बना दिया ना डायग्राम तीनों को। अब हम एक एक को बेटा नीचे लिखते जाते। हमने क्षेत्र समझ लिया कि कहां से कहां तक सर ये शाखा इनकी शासन करती थी। और अगर मेरे से पूछो तो कत्यूरियों में सबसे टफ वाला भाग यही वाला है, क्योंकि 18 राजा है, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। एक एक को भूदेव को पढ़ा, पदम देव को पढ़ा, देसठ देव को पढ़ा, है कि नहीं, त्रिभुवन राजदेव को पढ़ा, सिंपल था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी शुरू हो जाती डोटी के बाद, तो थोड़ा सा बस बेस बना के चलना, परेशान नहीं होना, है ना। हो गई तीनों बातें ये। अब यहाँ पर बेटे पहली वाली में आ जाओ कि जो वंशावली है इसके अकॉर्डिंग कौन कौन राजा रहे हैं। आ गए ना इधर। इसमें लिखना कि पहला राजा जो था वो आसंती देव था। बहुत जगह नहीं आ गया आसंती देव, कोई बात नहीं, हमने क्या लेना, होगा वो इतना योग्य। तो पहला राजा कौन है, आसंती देव लिखा है बेटा। राजवंशावली में राजाओं ने खुद लिखा है, ठीक है। कई जगह तो ये बोला है कि रणचूला हाट से बैजनाथ यही लाया था, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लिखता है। यहां तो फिर एक शब्द यूज करना है ना। अब कर क्या सकते हैं, जब सारी किताबें अलग अलग लिख रही तो एक बेस बना के चलते रहना, बात खत्म, ठीक है। ये मत लिख देना नोट्स में, मेरी पिटाई हो जाएगी, घर वाले पढ़े। ओके, इसके बाद जो दूसरा राजा बना बेटा वो बासंती देव है। अब देखो वहां से यहां फिर आ गई बासंती भी। आसंती के बाद कौन आ गई, बासंती। बासंती के बाद तीसरा नाम क्या बना सकते हो, प्रीतम देव। देखो सब पता है शिवानी को। इसके बाद बेटे यहाँ कौन आया था, प्रीतम देव आया था, ठीक है। अब ये लिखता है कि प्रीतम देव के बाद कौन आया बेटा, धामदेव आया। धामदेव और दुलासाई के कंफ्यूजन बेटा आप दूर कर लेना, है ना, वो जैसे ही पूछेगा आप लगा दीजिएगा, ठीक है। कई बोलते हैं कि धामदेव को ही दुलासाही बोलते थे, कई बोलते हैं कि धामदेव और दुलासाई अलग है, तो मैंने फिर तभी तो लिखा हुआ है ना। बहुत कंफ्यूजन करता है, ये उत्तराखंड का इतिहास है। इसके बाद मालूशाही दिया है भाई इसने राजा, मालूशाही को राजा दिया है, जो जब राजूला को लेके आया था उसके बाद राजा बना था, है ना। तब तक तो वो इधर उधर ही भटकता रहा, ओके। और फिर कौन आया बेटा, बीरम देव। ओके हैं। फिर जागरों के अनुसार बेटा, अच्छा भाड़ में जाए, हटा लो, पिटाई करेंगे मेरी, है ये। अब जागर, जागर जानते हैं ना क्या होते हैं बेटे, नए बच्चे सुन लेना।
जब हम देवी देवताओं की स्तुति करते हैं ना, आवाहन करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो जागर होते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होते जौनसार में उतने प्रॉपर, पर आप सामने जौनपुर के पीछे चले जाना, रुद्रप्रयाग टिहरी वाले भाग में प्रॉपर देवता को नचाया जाता है पूरी रात, है कि नहीं। कोई एक पात्र होगा पसवा जिसको बोलते हैं, वो लेडी होगा या जेंट्स होगा, वो रात भर डांस करेगा और आप देवताओं का आवाहन करते हैं प्रॉपर रूप से, उसको जागर, वहां से आया है जागर एक्चुअल में, है ना। तो जागर का मतलब क्या है, देवी देवताओं की स्तुतियां। अच्छा, लोक गाथाएं बेटा मैंने आपको सुनाई थी नरसिंह देव वाली कहानी, कि क्या बोला था लोगों ने कि जब वो शिकार करके आया तो उसने एक साधु का बाजू काट दिया था बेटा, मैंने बोला था ना जोशीमठ में, और उस बाजू से खून ना निकल के क्या निकला था, दूध, और उसी के श्राप से छोड़कर जाने। तो ऐसी जो भी लोगों के बीच में प्रचलित बातें, उनको लोक गाथाएं बोला जाता है ना। और फिर साथ में भड़ो और पवाड़े मैंने आपको बता ही दिया है। तो जब हम ये तीनों चीजों, चारों चीजें पढ़ते हैं, तो इसके अनुसार जो यहाँ का पहला राजा है वो इल्लण देव है। मैंने बोला बेटा फंस जाएंगे आप, इसलिए ध्यान से करना। तो इसके अकॉर्डिंग जो पाली पछाऊ का पहला राजा है वो कौन था, इल्लण देव था। तो इनको भी सीखना है जो ऊपर नाम है, क्योंकि ये पेपर में आते हैं बेटा, जागर क्या है, लोक गाथाएं क्या है, ठीक है, अखाड़ा पखाड़ा क्या क्या रहते हैं वो सब। तो पहला राजा कौन है, इल्लण देव। इसके बाद राजा बना नीलण देव। बोले सर लिखते जाएंगे। इल्लण के बाद कौन है, नीलण के बाद कौन है, इल्लण देव, नीलण देव। तीसरा लिखना बेटा अमर देव। हमने सोचा सर भिलण देव होगा, है ना, अमर देव। चौथा गभर या गाभर देव लिखा रहता है बेटे, गभर या गाभर देव यहां राजा रहा। पांचवा नारंग देव यहां राजा बना बेटा। बस आपसे प्रश्न ना, वो यहां से इतना मोल्ड कर देगा कि जागरों में पहला राजा, वंशावली में पहला राजा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। पूरी लिस्ट भी ना रहे कोई बात नहीं। इसके बाद आया सुखान देव, सारंग देव, सुखान देव। नेक्स्ट कौन आए बेटे, सारंग देव, सारंग देव हो गया ना। फिर नेक्स्ट लिखा है इन्होंने उत्तम देव, और फिर आगे वंशावली लिखिए तो आप छोड़ दीजिए, बस बहुत है, इतना लिख दीजिए। इसके बाद आ जाइए पाली पछाऊ के अभिलेख बेटा, जो हमको इस क्षेत्र से मिले, उनके अकॉर्डिंग राजा कौन रहे। इसमें पहला राजा आया गुज्जर देव। इसके अकॉर्डिंग मैंने बोला यदि बेटा वो प्रश्न गलत करवाएगा ना आपसे, तो यही वाला गलत करवाएगा। प्रॉपर पूछ लेगा अभिलेखों में पहला राजा पाली पछाऊ का, वो प्रॉपर पूछेगा लोक गाथाओं में पहला राजा पाली पछाऊ, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये लिस्ट बेटा जरूर नहीं कि आपको याद रख, है ना। अब राजा कौन दे दिया उसने अभिलेखों में, कि गुर्जर देव ने ये जो कतिवरियों की पाली पछाऊ शाखा है, इसका क्या किया था, स्थापना किया था, है ना। तो पहला राजा कौन दिया है, गुर्जर। इसके बाद बेटा सुधार देव दिया है, मान देव दिया है। दो तीन राजाओं के नाम लिख लीजिए, शाबाश। अगला कौन दिया है, सुधार देव। अगला कौन दिया है बेटे, मान देव। गुर्जर देव, सुधार देव, मान देव, सोमदेव और विजय देव। सोमदेव और बेटे अगला कौन दिया है, विजय देव। ये पांच राजा यहां पर दिए गए। तो इस तरह से पाली पछाऊ को तीन शाखाओं में बेटा ये बांटने का काम करते हैं, कि पाली पछाऊ की जो शाखा है वो तीन अलग अलग क्षेत्रों में शासन, या अलग अलग चीजों से अलग अलग जानकारियां मिलती बेटा। पहली जानकारी पाली पछाऊ की वंशावली से, दूसरी जानकारी कुमाऊं के जागरों से, पवाड़ों से, भड़ों से, लोक गाथाओं से, और तीसरी जानकारी पाली पछाऊ के अभिलेख से। यदि उसने कभी भी ये पूछा कि जो वंशावली उसके अकॉर्डिंग पहला राजा कौन है, आसंती देव, लोक गाथाओं में पहला राजा कौन है, इलण देव, और बेटा अभिलेखों में पहला राजा कौन है, गुर्जर देव। और कोसी और पश्चिमी रामगंगा नदियों के बीच में द्वारहाट के आसपास वाला जो एरिया है, वहां बेटा कतिरियों की एक और शाखा शासन करती थी, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, पाली पछाऊ की शाखा पढ़ते हैं। बोलो ओके हो गया ना। इससे ज्यादा बाय द वे बेटा आपको कुछ और जानकारी मिलती है, आप एड ऑन करा लेना जब भी कभी आप पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप इतना ही इसमें करेंगे, डन है कि नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहां से बात करेंगे बेटा अगली शाखा की, और वो हम लिख लेंगे इनकी, नेक्स्ट शाखा बात करेंगे।
तो वो लिख लीजिए आप, 12 मंडल की शाखा। हालांकि इसके बारे में बहुत जानकारियां नहीं हैं, बहुत जानकारियां नहीं मिलती बेटा 12 मंडल की शाखा में। तो नेक्स्ट आप लिख लेना, अगली जो शाखा है वो किसकी शाखा है, 12 मंडल शाखा। और 12 मंडल शाखा पे मैं कल चर्चा कराऊंगा, ठीक है। अब बेटा सुबह 7 बजे आप पहुंचे, 45 मिनट में ही क्लास को मेरे को निपटाना होगा, ये ध्यान रखें, है ना। उसमें ये हो जाएगा कि यदि समय बचेगा तो मैं लास्ट वाली क्लास में इकोनॉमिक्स आपका चालू कर दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ये बोले पुराने कि सर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। तो 45 एक्यूरेट करके अगर बच जाएगा तो मैं लास्ट के 45 मिनट 15 मिनट का रेस्ट लेके आपका इकोनॉमिक्स भी शुरू करा दूंगा, है ना। जिन बच्चों का हुआ नहीं पूरा, या नए बच्चे भी बैठ जाएंगे तो अच्छी बात। 5 क्लासें मेरे को एप्लीकेशन पे भी देना है, ठीक है। तो 45 करके थोड़ा समय पर आ जाएं सुबह। आज तो ये रहा कि पता नहीं गुरुजी आज भी आते हैं कि नहीं आते, है ना। ऐसा हुआ परसों को मैं 3:30 4 बजे